अभी ये जो धरना है, जो महंगाई, बिजली, हम सब जानते हैं कि आवाम बहुत मुश्किल में है और जमात इस्लामी ये धरना जारी रखे हुए है। पहले दौर के अंदर जो उनके 10 मुतालबात हैं उसमें से मेजरली यही चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया है, जो अवामी मसाइल हैं। व्हाट डू यू थिंक ये धरना जो है आइंदा आने वाले दिन में या आज उनके दूसरे दौर के हवाले से भी खबरें हैं मुज़ाकरात की, क्या नतीजा खेज़ होगा ये धरना? जी शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मजमूई सियासत है उसमें से अवामी मफादात पर मबनी सियासत जो है वो कहीं ख़त्म होकर रह गई है। right. अब ये जो लड़ाई इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, ये ताकत के मराकज़ के दरमियान लड़ाई है। चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है और चाहे उसमें पॉलिटिशियन है। ऐसे लगता है जैसे ताकत के हसूल की लड़ाई है। आम आदमी के जो मसाइल हैं उस पर कोई फोकस नहीं है। इस मायूसी के आलम में जमात इस्लामी का जो धरना है, मैं समझता हूँ वो एक उम्मीद का पहलू है। और जमात इस्लामी में ख़ास तौर पर हाफ़िज़ नईम रहमान साहब जब से आए हैं, कम से कम वो एक मुतहरिक और फ़ाल आदमी है और काफ़ी एग्रेसिव टोन के साथ गुफ्तगू करते हैं अवामी मसाइल पर। उनका कराची का एक्सपीरियंस भी है। और अब आप देखिए कि जो धरना उन्होंने स्टार्ट किया है और 10 नुकाती जिसका आपने जिक्र किया है, बुनियादी मसला जो सर्कल में है ना, वो ये है कि बिजली के जो बिल हैं, जो बिजली के बिलों में लोगों पर टैक्स लगाए गए हैं, जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और ख़ास तौर पे जो IPPs का मामला है, यानी 1900 या 2100 अरब रुपए आपने कैपेसिटी पेमेंट की है विदाउट जनरेटिंग अ सिंगल यूनिट। ये एक ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसी मुजरिमाना सरगर्मी है जिसके ऊपर अगर हमने अकाउंटेबल ना किया तो ये आपका पूरा स्टेट क्राफ्ट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना कि 2100 अरब रुपए दिए जा रहे हैं जो आपके डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है और उसके ऊपर आप किसी को अकाउंटेबल नहीं कर रहे हैं। वो आप और मैं दे रहे हैं। जी, आप और मैं दे रहे हैं। देखिए ना, ये जो बिजली का बिल है, अगर मिसाल के तौर पे किसी को 30,000 रुपये का बिल आ रहा है तो पता चलता है 18-19 हज़ार रुपये जो है उसका एक्चुअल बिल है, बाकी उसको 11-12 हज़ार रुपये आपने टैक्स डाल दिया, 40% टैक्स है उसके अंदर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती है एक ऐसे मौके पर जब लोगों की पहले से माशी हालत बड़ी कमज़ोर हो और आपकी आमदनी में और आपके अखराजात में अदम तवाज़न हो और वहाँ इस तरह के बिजली के बिल हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो, वहाँ गैस की कीमत हो, वहाँ अद्वियात की कीमत में आ जाए, रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया में आ जाए, दूध के डब्बों में आ जाए, तो ये फिर उसका कफ़ारा कैसे होगा? इसलिए ये जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है, मुझे नहीं पता इसका कोई मतलूबा नतीजा निकलेगा या नहीं निकल सकेगा, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने अपनी आवाज़ तो उठाई है, कम अज़ कम उन्होंने लोगों के मफादात के साथ अपने आप को जोड़ा तो है, कम अज़ कम उन्होंने बाकी सियासी जमातों को झंझोड़ा तो है जो घर बैठी हुई हैं। लेकिन अब PTI ने कहा कि जी हम उसकी हमायत करते हैं। अब PTI का तो हालत ये है ना कि वो बेचारी खुद किसी सियासी सरगर्मी करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि उसको इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन ये पीपल्स पार्टी कहाँ पर है? वो बिलावल भुट्टो साहब कहाँ पर है? पूरी पीपल्स पार्टी कहीं सोई हुई है? आपको कहीं एहतजाज नजर आया ये जो IPPs के ऊपर? आपको कहीं नजर आया बिजली की कीमतों पे? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सियासतदानों को भी तो इंटरेस्ट है ना सलमान। सर, इस इंटरेस्ट ये है कि इनमें से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके यहाँ पे बेनिफिशियल है, फाइनेंशियल बेनिफिट है। अब ये IPPs को जरा देखें ना, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किसके बेटे हैं, किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, कौन लोग चला रहे हैं, सारी लिस्ट आई है। तो सर वो लिस्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा हुकूमत जो है वो कारोबार है और कारोबार जो है वो हुकूमत है। तो जब हुकूमत ने कारोबार करना है और उसके अंदर उनके रिश्तेदारों ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने कारोबार करना है, तो वहां पे वो कैसे आम आदमी के मसलों के ऊपर फोकस करेंगे? तो तरीकाकार क्या है? बड़े लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाकर छोटे लोगों पर टैक्स लगाकर हमने बड़े लोगों की अयाशी का समा पैदा करना है और सारा का सारा टैक्स का बोझ एक तनख्वाहदार मुलाजिम पे, कम आमदनी वाले लोगों पर लगा दिया गया है। अब आप मुझे बताएं, एक गार्ड जो है अगर 30,000 रुपये का मुलाजिम है आपके पास, मैं आपको दावे से कहता हूँ आप उसका बिल देखकर 18-19 हज़ार रुपये। सर मैं बार बार अपनी डोमेस्टिक हेल्प का जिक्र करती हूँ। वो बेचारी मेरे से 20,000 अगर लेती है तो उसने 15,000 रुपया जो मेरे वाले पैसों में से टैक्स वो अपना बिल दिया और उसका टोटल 30,000 रुपया बिल था, तो उसने वो कहाँ से पूरा करना है क्योंकि उसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। और अभी देखिए ना, डॉन की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि 12 से 13 लाख नौजवान मायूसी की हालत में मुल्क छोड़ के गए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन यहाँ रोजगार नहीं निकल रहा। अब एक तरफ आप रोजगार जनरेट नहीं कर रहे, एक तरफ नई इंडस्ट्रियाँ नहीं लग रही, एक तरफ नए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकल रही और दूसरी तरफ महंगाई का एक रेला है। अच्छा, होता क्या है कि इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी असूल है कि आप ताकतवर लोगों पर
जो माशी तौर पे बड़े खुशहाल होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और जो कमज़ोर तबके होते हैं उनको ज़्यादा रिलीफ देते हैं। यहाँ जो कमज़ोर तबके हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है और जो मरात याफ्ता तबके हैं उनको टैक्सों के नेट से निकाला जा रहा है। गंगा बह रही है आबिद साहब। लेकिन दूसरी जानिब ये जो बिजली के मामलों पे आज ताजिर भी सड़कों पे आ रहे हैं, जाहिर है मुश्किलात सबकी ही हैं, आप मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। आपने भी बात की कि तहरीक इंसाफ अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी तरह का एहतजाज या किसी तरह का भी कोई रेजिस्टेंस अफोर्ड कर सके। हिमायत तो की है, लेकिन दूसरी जानिब जब मखसूस नशिस्तों का मामला है तो उस पर भी अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 के फैसला भी आया है और हमने अजीबो गरीब से मामला देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इनिशिएटिव तो लिया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो जो उनकी जनरल नशिस्तें हैं ना उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है और एक सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। बिल्कुल। असल में इस वक्त हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की एक ही स्ट्रैटेजी है, किसी तरीके से मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ना इसको लिंगर ऑन किया जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने रिव्यू मांगा है और उनसे दरख्वास्त की है कि आप हमें ज़रा बताएं, इसका मतलब है आप टाइम गेन करना चाहते हैं। देखिए, असूली तौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़े वाज़ेह है। अब अगर किसी को उसके ऊपर तजाद है तो वो एक अलग सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में बात कर देगी, लेकिन ये सबको पता है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को कि ये कौन लोग हैं, किस जमात से इनका ताल्लुक़ है और मखसूस नशिस्तें किसकी बनती हैं, ये इसका तरीक़ाकार मौजूद है। तो और ये 13 रुकनी जो बेंच था इस फुल कोर्ट का उस वक्त, उसमें से 11 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत नहीं की। फैसला अगर 8-5 से आया है, लेकिन 11 लोगों ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें लेकर बड़ी ज़्यादती की है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है ये फैसला जो रिव्यू में भी जाएगा, जो वहाँ से फीडबैक भी आएगा, वो भी कोई इलेक्शन कमीशन के हक़ में नहीं है, हुकूमत के हक़ में नहीं है, लेकिन टाइम गेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन कर लें ताकि ये नशिस्तें उनको ना मिल सकें और वो जो अददी तादाद है पीटीआई की जो बढ़ जाएगी उसको रोका जा सके। और ये इलेक्शन कमीशन का किरदार पहले ही काफ़ी मुतनाज़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 साल में जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, कम से कम उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो कल एक फतवे वाला मामला है जिस पे गिरफ्तारी भी हुई है, चीफ जस्टिस के कत्ल की धमकी पे जो टीएलपी के नायब अमीर हैं उनको गिरफ्तार तो किया गया है। अब 2 के कल इस पे हमने देखा है कि हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन हो, सब ने इस पे एहतजाज किया और एक कंबाइन स्टैंस लिया है कि जिस तरह के मामलात को इनकरेज नहीं करेगी रियासत। ये कितना ख़तरनाक है कि हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से किसी के भी सर की कीमत लगा देना। वी नो के लोग बड़े जज्बाती होते हैं अपनी सियासी देखिए, सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे नहीं, सियासत की बुनियाद पे भी जब आप किसी को कत्ल की धमकियाँ दें, कत्ल के फतवे जारी करें, उनके सरों की कीमत लगाएं, तो इसका मतलब है कि रियासत जो है फिर वो अपना वजूद नहीं रखती। जब रियासत के अंदर गैर रियासती अनासर इतने गालिब हो जाएं कि वो रियासत के निज़ाम को भी चैलेंज करें, हुकूमत के निज़ाम को भी चैलेंज करें, लोगों के बुनियादी फंडामेंटल को भी चैलेंज करें, अदालती फ़ैसलों को भी चैलेंज करें और कहें कि हमने अपना फ़ैसला खुद करना है, इससे ज़्यादा ज़्यादती तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के कई वाक़यात भरे पड़े। आज तक आपने किसकी सरकोबी की है, किसको पकड़ा है, किसको आपने सज़ा दी है, किसको आपने अकाउंटेबल किया है। अभी यही टीएलपी वाले जो है इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए थे, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, सहूलतकार बने हुए थे। अब आपने उनके ऊपर कहा है कि जी मुकदमा चलेगा, गिरफ्तार भी हो गए, चलें लेट्स सी, अगर आप कोई अच्छी रवायत कायम करना चाहते हैं तो इनको ज़रा कैफे के इंतज़ार पे पहुँचाएं ना और बताएं कि जनाब ये आपने किस हैसियत से ये बयान जारी किया है। लेकिन होगा क्या, आप देखिएगा पोछा पाची होगी और प्रेशर फिर जाहिर है जब आता है लाजमी बात है ना, फिर आप उसको मजहबी इशू बनाएंगे, मजहबी इशू बनेगा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जब सड़कों पे आएंगे तो आप कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, जब कंप्रोमाइज़ होगा तो आप उसको रिलीव कर देंगे, कोई ना कोई बात करके वो माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये रियासती निज़ाम के अंदर ऐसे अनासर जो बराह रास्त बैठ के आपके कत्ल का फतवा दे रहे हो, आपके सर की कीमत लगा रहे हो और धड़ल्ले से कह रहे हो कि जो बंदा इसको कत्ल करेगा मैं उसको करोड़ों रुपए दूंगा, और उसके बावजूद जो है वो जमात भी मौजूद हो, वो अफराद भी मौजूद हों और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। अब मैं कहता हूँ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी अच्छी बात है, इसको खुद चीफ जस्टिस को खुद नोटिस लेना चाहिए। इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमायत नहीं करनी चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए। इसकी जितनी सख्त मजम्मत की जाए ये कम है, क्योंकि इससे तो लाकानूनियत फैलेगी, इससे तो लोगों को आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें। मामला इतना सेंसिटिव है, उसको आप मजीद ट्रिगर करेंगे कहीं ना कहीं। और देखिए ना, मजहबी बुनियादों पर आप वाकयात को उछाल कर लोगों के मजहबी जो जज्बात हैं उनसे खेलेंगे, उसके नतीजे में अगर कोई ऐसा चीज़ हो जाए कौन जिम्मेदार है। और हमने ये वाकयात सलमान तासीर के वाकयात पे भी देखे हैं और इस तरह के बहुत से वाकयात देखे हैं जहाँ लोगों ने खुद ही गन पकड़ लिए और उसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है ना लोगों को खुद सज़ा देने का ये जो फैसला कर लेते हैं। अदालत मौजूद है, आपको अदालती फैसले पर इख्तलाफ है तो जाइए अदालती फैसले को चैलेंज करें,
उसको रिव्यू में लेके जाएं, उस पर बात करें, लॉजिकली बात करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जिसने ये फैसला दिया है उसके सर की कीमत मैं लगा रहा हूँ और आप उसको कत्ल करें, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। ये निज़ाम तो नहीं चल सकता पाकिस्तान के अंदर। एब्सोल्युटली, दैट्स सो रॉन्ग। और चले अल्लाह करे कि ये केस हो सेटल, इस पे हुकूमत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि इस तरह के केसेस से आप मज़ीद इनकरेज ही होते हैं कहीं ना कहीं अगर सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तहरीके इंसाफ, अभी फ़िलहाल हम उसकी बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तो पोजीशन अभी हम उस तरह से देख रहे हैं कि बड़ी चैलेंजिंग है। महंगाई जैसे दीगर चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको केटर करें, लेकिन ऐसे में एक ऑपोजिशन का भी स्ट्रांग ना होना, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रोडक्टिव किस्म की अगर हेल्दी ऑपोजिशन होती है जो हुकूमती प्रोडक्टिव तनकीद करती है तो शायद पॉजिटिविटी उस तरह से फैलती भी है। अभी हमें कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता कि ये कहना कि पीटीआई एक मजबूत ऑपोजिशन नहीं है। अगर पीटीआई एक मजबूत सर्कमस्टांसेस तो नहीं है ना। देखें, अगर पीटीआई एक मजबूत ऑपोजिशन ना होती तो पूरे वफाकी वुज़रा पे जो 24 घंटे दिमाग उनका ख़राब रहता है पीटीआई के ऊपर, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कैदी नंबर 804 पे, और कभी कहते हैं कि हम पीटीआई को बैन कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, कभी उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जमात अपने वजूद के लिए रेजिस्ट कर रही है। अच्छा, वो जो अपोजिशन जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि आपने उनकी सियासी सरगर्मियों को एक किस्म का अमलन बैन किया हुआ है। अब देखिए ना, जमात इस्लामी का धरना हो रहा है ना, टीएलपी का धरना हुआ है ना, लेकिन उनको इजाजत नहीं है, वो सिक्योरिटी रिस्क है। और ये कह दिया वफाकी वुज़रा ने कि पीटीआई जो है वो एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, और बाज़ एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि या इमरान खान रहेंगे या पाकिस्तान रहेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो एक ऐसी पार्टी जो सर्वाइव कर रही हो वो तो अपनी बका की जंग लड़ रही है। अगर आप उसको पार्लिमानी रोल अदा करने दें, अभी तो यही तय नहीं हो रहा कि ये पीटीआई के या नॉन पीटीआई के लोग हैं, अभी हम इस बहस में उलझे हुए हैं। फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर पीटीआई अपोजिशन में होती और एक नॉर्मल किरदार में होती और अगर वो अपोजिशन ना करती तो फिर तो उस पर तनकीद हो सकती थी। लेकिन असल काम ये है कि जो हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमातें हैं मसलन पीपल्स पार्टी कहती है हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम वजारतों का हिस्सा नहीं है, तो आप कहाँ हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं हुकूमत पे दबाव डाल रहे? दबाव क्या डाल रहा है? बारिश से पानी ज्यादा हो गया। देखिए ना सर, दबाव क्या डाल रहा है? दबाव ये डाल रहा है कि हमें फलां वजारतें दे दें, हमें फलां जगह पे हिस्सा दे दें, हमारे फलां लोगों को अकोमोडेट कर दें। अच्छा, सूबाई असम्बली के स्पीकर जो हैं मलक अहमद खान साहब, 7 करोड़ की गाड़ी आ रही है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कुछ इजाफा हो रहा है, फला जगह पे इजाफा हो रहा है। ये जो बेतहाशा अखराजात हो रहे हैं लोगों की ज़ातियात पे, अभी इस महंगाई के अंदर बोनस मिल रहे हैं कौमी असम्बली के मुलाजमीन को, उस पार्लिमानी स्टाफ को, फिर पता चलता है बिजली फला फला को मुफ्त जा रही है। हम तो इसमें उलझ के रह गए हैं। तो जो असल इशूज़ हैं वो तो पार्लिमानी सियासत में हो ही नहीं रहे, चाहे वो हुकूमत हो या अब इसमें एक और स्टांस भी देखें, आप कह रहे हैं कि अभी तहरीक इंसाफ के लिए वो सूटेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसमें हम उनको प्रोडक्टिव या एक अच्छी ऑपोजिशन के तौर पे देखें। लेकिन डू यू थिंक कि अगर तहरीक इंसाफ को ये अपॉर्चुनिटी या चांस भी मिलता है अगर इन झमेलों से निकल के, तो डू दे हैव अ प्लान, रोड मैप कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी सियासत जो है वो उसकी बेतौकीरी होगी, लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, यही पीपल्स पार्टी क्यों पूरे पाकिस्तान से सुकड़कर सिंध तक महदूद होकर रह गई है? ये PMLN जो है पूरे पाकिस्तान से निकलकर पंजाब तक महदूद हो गई, पंजाब में भी अब PTI उनके ऊपर गालिब है। इसलिए कि जब हम बतौर अपोजिशन अच्छा किरदार अदा नहीं करेंगे, मुस्बत किरदार अदा नहीं करेंगे, मैंने क्यों कहा कि जमात इस्लामी उम्मीद का पहलू बनी, क्योंकि जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, उसके पास तो पार्लिमानी पोजीशन नहीं है। तो ये सियासी जमातें बाकी कहाँ हैं? ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, MQM क्यों सो रही है, अवामी नेशनल पार्टी क्यों सो रही है, शेरपाव की पार्टी क्यों सो रही है, ये सारी सियासी जमातें कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी कहाँ है? PMLN कहाँ है? PML कहाँ है? ये JUI कहाँ पे इस वक्त? फजलुर रहमान साहब वैसे तो पूरे पाकिस्तान में धरने की सियासत के माहिर हैं, इन बिजली की बिलों के ऊपर तो कहीं आपको नजर आए? तो इसलिए ये पूरी सियासत का डायलेमा है कि हम आम आदमी के मफाद के ऊपर तो अपने आप को सड़कों पे लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जहां हमारे मफादात के ऊपर कोई जरूरत लगेगी तब हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, रास्ता रोकेंगे और हुकूमत को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। ये एटीट्यूड हमारा बुनियादी तौर पर गलत है, जिसकी वजह से लोग जहाँ हुक्मरानों से मायूस होते हैं वहाँ वो अपोजिशन से भी मायूस होते हैं। बिल्कुल, यू आर सो राइट। थैंक यू भाई, मैं सलमान साहब, बहुत शुक्रिया।